अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। जंग हुई, पाकिस्तान की बर्तरी, दुनिया उसकी गवाही दे रही। अब मामला है और मुहाज है सिफारतकारी का। भारत ने भी अपने वफूद भेजे हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान का वफ्द बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जा पहुँचा है और मुलाकातें कर रहा है। उधर एक और वफ्द पाकिस्तान का रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मिला है। UN सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात भी पाकिस्तानी वफ्द के साथ। UN में जो फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब हैं उनसे मुलाकात हुई, यानी रूस, चीन, अमेरिका के बाद सलामती कौंसिल का जो चौथा हम रुकन है फ्रांस, उसके मंदूब के साथ पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात हुई। और जो अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी तंजीम का ग्रुप है उससे भी मुलाकातें जारी हैं। बिलावल ने कुछ बड़े दिलचस्प बयानात भी दिए। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का जो मुवाजना किया वो भी ज़ेर बहस है। साथ हम देखते हैं कि इंडियन मिशन भी सिफारतकारी के मुहाज के ऊपर अपने मुल्क का केस प्रेजेंट कर रहा है। इस सूरत में बिलावल ने एक तजवीज़ भी दी कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये मिल के दहशत गर्दी के ऊपर काम कर सकते हैं। ये कितनी फेजेबल तजवीज़ है, भारत का ये सुनेगा या नहीं सुनेगा। और सबसे अहम बात, कल भी मैंने जिक्र किया था, डिप्लोमेट में एक आर्टिकल छपा जगन्नाथ पांडे का। उन्होंने बताया कि कैसे यूरोपीय यूनियन से वो सपोर्ट इंडिया को नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें तवक्को थी। इसके साथ हम मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लें तो इमरान खान साहब ने एक तहरीक लॉन्च करने का ऐलान किया है। खुद पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। गर्मी का मौसम है। पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद जो दर्जा हरारत है इस खत्ते का वो अभी कम नहीं हुआ। तो इस बीच में ये तहरीक कितनी मौसर रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दिया जनाब फैसल चौधरी साहब को। मुमताज़ कानूनदान है, PTA से वाबस्तगी है उनकी। और फिर हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब डॉक्टर आदिल नजम साहब ने। हमें ज्वाइन कर रखा है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने। आप साबिक़ सिफारतकार भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर आदिल नजम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। डॉक्टर साहब, हवाला मैं दे रहा था यूरोपीय यूनियन का डिप्लोमेट में छपे आर्टिकल का। शशि थरूर के ऊपर तो अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, इंडियन दानिशवर हैं अशोक स्वैन, उन्होंने लिखा जी कि ये रशियंस ने भी स्नैप किया है मोदी को, क्योंकि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो वज़ीर ख़ारिजा सरजई लारोफ से मिला, जबकि भारतीय वफ़द जो है वो डेप्यूटी वज़ीर ख़ारिजा से मिला। फिर उन्होंने एक और वीडियो जारी की अपने अकाउंट से एक्स के ऊपर, जहाँ पे शशि थरूर जो हैं वो अपने डेलीगेशन के हमरा एक शाम बड़ी हसीन मना रहे हैं और गुलकारी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं जी पहलगाम में लोग मरे, हमले हुए, 6 फाइटर जेट गिरे और आपका जो वफ्द है वो वहाँ पे गाने गा रहा है। तो मुझे आपसे जानना ये है कि अगर हम दोनों ममालिक के सिफारतकारी के मिशन को समझें तो आपकी अब तक की टेक अवेज क्या हैं? हू स्टैंड्स वेयर? बहुत शुक्रिया अजमल, वेरी गुड टू बी विद यू। देखिए, इस वक्त तो आई मस्ट से कि पाकिस्तान का जो वफ्द गया है, आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड, अच्छा। नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड, मोर इम्प्रेस्ड देन आई थॉट आई वुड बी, क्योंकि वो तैयारी के साथ गया है। वो नज़र आता है कि एक यकजहती है। हम आवाज़ सिर्फ सुनते हैं बिलावल भुट्टो की, लेकिन साफ नज़र आता है कि जो गुफ्तगू हो रही है वो पूरे वफ्द की जो काबिलियत है उसमें वो नज़र आ रही है। एक दूसरों से वो जब ऑफ कैमरा होते हैं ये साफ नज़र आ रहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, कि सिर्फ वहाँ जुगतें नहीं मारी जा रही हैं या सिर्फ वहाँ बयानबाजी नहीं हो रही। इसका एक पर्पस भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है। तो मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये कि आई मस्ट कन्फेस कि आई हैव बीन एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय पाकिस्तान के जो वफ्द है और उसकी अब तक जो कारकर्दगी है। ये हम आगे भी देखेंगे क्योंकि जाहिर है अभी और मीटिंग्स भी हैं, भारत के जो वफ्द है उनकी भी और मीटिंग्स हैं। एक अच्छी बात शायद ये हुई पाकिस्तान के लिए कि जो भारत का वफ्द है, एंड आई होप आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, उसकी परफॉर्मेंस लेस देन एक्सपेक्टेड रही। अच्छा, एक ख्याल वो ये था कैसे? कि शशि थरूर जो है वो ना सिर्फ एक सीनियर सियासतदान है भारत में, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है यूनाइटेड UN में। नेशंस में। एक वक्त वो सेक्रेटरी जनरल के कैंडिडेट भी थे, तो बहुत एक्सपीरियंस लाते थे। तो सोचा ये जा रहा था कि शायद ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हेफ्ट, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आया। कुछ उनकी एज भी नज़र आती है, वो इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान का वफ्द और भी ज़्यादा नज़र आती है कि पाकिस्तान का वफ्द जो है वो कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आता है, कहीं ज़्यादा यंग नज़र आता है, कहीं ज़्यादा फोकस नज़र आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में ये जाहिर है। हैविंग सेड दैट, और अब अजीब लगेगा ये सारी बातें करने के बाद, हमारा फोकस जो है वो भारत की कारकर्दगी पे नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की कारकर्दगी पे होना चाहिए बहुत उम्दा और पॉइंट। पाकिस्तान के जो हदफ हैं इस सारी सफारतकारी से उस पे होना चाहिए।
पाकिस्तान के लिए ये मिशन कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत भारत के। और इस मिशन की अहमियत सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई अखाड़ा नहीं है कि उनका पहलवान आ गया था, साडा पहलवान आ गया था, सादे ने चिट कर देता। सही। ये वो बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए दिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट, और उसकी दो वजूहात हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान को जरूरत है अपने इंटरनेशनल इमेज को मजबूत करने की। बिल्कुल इन अ वे भारत स्टार्टेड विद ए मच बेटर इंटरनेशनल इमेज, और अपनी कारकर्दगी की वजह से वो नीचे आ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक बोझ है पिछले कई दिहाइयों का, ऑफ कंसिस्टेंट अटैक्स ऑन इट्स इमेज, ना सिर्फ भारत से लेकिन दूसरी जगहों से। तो पाकिस्तान को उसको बिल्डअप करना है। हमारे पास आखिरी बात मैं ये कहूँगा, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो अहम चीज़ थी इस वक्त के पास जो है और थी, वो कारकर्दगी थी कि जब आप जाते हैं ना आफ्टर अ विक्ट्री, आप जी 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 जी, तो यू हैव विंड्स बिहाइंड योर Exactly. सेल, आपके पास एक ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे साथ रहिएगा। मैंने जरा फैसल चॉइस साहब से और जनरल साहब से बात करनी है। फैसल भाई, ताखिर की माज़रत है, जनरल साहब की इंटेक भी मैं ले लूँ। जनरल साहब, आप सिफारतकारी भी कर चुके और दिफाई मामलात को भी देखते हैं। दो बातों पे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। एक तो जो बिलावल ने कहा कि ISI रॉ मिलकर दहशतगर्दी के ऊपर काम कर सकते हैं, ये कितना फिजिबल ये एक तजवीज़ हो सकती है? वो इंडिया जो किसी मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार नहीं। और दूसरा, कल मैंने माइकल कुगलमैन से तफसीली गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में, फॉरेन पॉलिसी में जो लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान को दो चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में। एक, पानी का मसला, दुनिया उसके बारे में नहीं जानती। और दूसरा, अगर आपका क्लेम है कि इंडिया इज़ इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो दैट टू नीड्स टू बी हाईलाइटेड। योर टेक सर। यू सेड इट ऑल जामी साहब। सबसे पहले आपके लिए, आदिल नजम साहब के लिए, फैसल साहब के लिए और व्यूअर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी बात की, आपने बहुत वेल पैकेज्ड किया सारी गुफ्तगू को। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पानी से शुरू करते हैं कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। और इंटरनेशनल नॉर्म्स में, इंटरनेशनल लॉ में जो अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन का एक रिलेशनशिप है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। 30 to 40 कंट्रीज जो कि दुनिया में हैं, उनके अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन के रिश्ते हैं। और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी जो है दो कंट्रीज का नहीं है, इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक, एंड वर्ल्ड बैंक मीन्स द वर्ल्ड। तो इसलिए इसको एब्रोगेट करना, इसको हेल्ड इन अबेयंस करना, आई थिंक एक बहुत ही नामुनासिब बात है, और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अलावा इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान को इसे आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। सेकंड चीज़ जो आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की चंद दिन पहले, DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स के साथ इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जिक्र किया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, पाकिस्तान देख लें, 1971 ऑनवर्ड मुक्ति बहानी की क्रिएशन देख लें, तामिल्स देख लें, सारी चीज़ें। तो हमें, मेरा ख्याल है, इस महाज पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हमारा जो डेलीगेशन गया है, आई एम श्योर कि वो ये कर भी रहे होंगे। ठीक, इसको फर्दर हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आपने जो बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन टू इंटेलिजेंस जी एजेंसीज, जी 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 जी। जो प्रीमियर एजेंसीज हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, ISI एंड रॉ। आई थिंक ये बहुत हद तक पॉसिबल है। मैं उसके Possible लिए है? 2 या 3 बातें अच्छा, आपसे प्लीज अर्ज प्लीज। करूंगा। नंबर 1, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ CBMs हैं जो होल्ड ऑन करते रहे, जिसमें एक न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के 5 राउंड्स ऑफ टॉक भी हुए। वो 2006 में उन्होंने बहाना बना लिया जी कि ये समझौता एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जो बाद में फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुआ, उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी चीज़ थी, अगर आपको याद हो, तो एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बना था। प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे, उधर मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने आपस में एग्री किया, और उसके बाद इसकी 2 से 3 मीटिंग्स भी हुई। फिर बाद में एज यूजुअल इंडिया की तरफ से किसी न कहीं किसी बहाने से स्कटल हो गया। सेकंड चीज़ में आई विल लाइक टू कोट एन एग्जांपल के, जो आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी डेकेड्स तक जंगे रही, मिलियंस एक दूसरे के मार दिए, फिर अल्टीमेटली दे आर लाइक वन कंट्री। एक वीज़ा है, सही है। 25-26 ठीक। कंट्रीज़ का, अभी UK ब्रेग्जिट कर गया, लेकिन बाकी लोग उधर ही हैं, एंड दे हैव जॉइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म ऑल्सो। 5 आइज़ की भी आपके सामने एग्जांपल है कि वो भी जॉइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है।
क्वेश्चन सिर्फ एक है, नंबर वन, विलिंगनेस ऑफ इंडिया। पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान शुरू से है, आज ठीक, भी है, कल भी है, चलिए यस्टरडे भी था। तो पाकिस्तान इज रेडी, इंडिया की तरफ से विलिंगनेस और अगर ट्रस्ट है तो ये आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सजेशन जो बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल ठीक। जन साहब मेरे साथ हैं, जरा फैसल चौधरी साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, सियासी गुफ्तगू भी आपसे करनी है, लेकिन चूंकि सिफारती कहानी यहाँ चल रही है, तो आप कितने मुतासिर हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू से? अभी तक हुए भी हैं या नहीं? सच्ची दस्यो मैनू। थैंक यू जावेद साहब। गुजारिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम डेलीगेशन पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहा है। ज़बरदस्त। तो हम आई विश हिम ऑल वेल। और मैं समझता हूँ कि उसमें अगर अपोजिशन के दो बंदे शामिल होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हैविंग सेड सो, क्योंकि जब पाकिस्तान का मामला आता है, पाकिस्तान का जहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो पॉलिटिकल एफिलिएशन जो मुखालफतें हैं वो पीछे चली जाती हैं। हमारा घर है, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, और उनको ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ज़्यादा है, उनका एक तारुफ भी है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने एक जंग जीती है उसके बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर फैसल साहब, ये बड़ी अहम आपने गुफ्तगू की, लेकिन लेट मी टेल यू, बीइंग अ जर्नलिस्ट, के अगले रोज़ हमारी प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट से भी कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, एंड एग्जैक्टली ये नुक्ता मैंने उनके सामने सवाल की सूरत में भी रखा कि जैसे इंडिया ने अपोजिशन के इंपॉर्टेंट लोगों को, शशि थरूर को कहा कि वो हेड करें और गए, कई सियासी जमातें उसका हिस्सा हैं 7 मुख्तलिफ डेलीगेशंस के, तो वाई नॉट अपोजिशन फ्राम विद इन पाकिस्तान? तो उसके ऊपर कैबिनेट के बाकी लोगों ने और जो दीगर जिम्मेदार थे, मुझे तासुर शायद ये मिला कि शायद आने वाले मराहल में वो इस पर गौर करें। बट बहुत वैलिड सजेशन है जो एक ओपिनियन मेकर और सहाफ़ी के तौर पर मैंने भी वहाँ हाईलाइट की थी। अच्छा सर, अब मुझे आपसे दूसरा नुक्ता ये जानना है सियासी तौर पर कि ये जो एक तो गर्मी बहुत है, जून में हम दाखिल हो चुके, आगे जुलाई है, फिर हब्स शुरू हो जाएगी, तो इस कदर गर्मी में एक मुल्क गिर तहरीक खान साहब की तरफ से उसका अनाउंसमेंट होना, जबकि अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग का टेम्परेचर भी नीचे नहीं हुआ, क्या ये दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसला है या गलत वक्त पे गलत फैसला है? जब साहब, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त के हालात हैं, आपको पता है मेरा मौक़िफ़ बड़ा, मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी हूँ, मैं शायद तहरीक के हक़ में नहीं था, लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब का फ़ैसला हो चुका है तो हम बतौर पार्टी के एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं और उमर अयूब और सलमान अकमरानी के पीछे खड़े हैं। वो जो भी प्लान करेंगे, ये जो आप मुश्किलात का हवाला दे रहे हैं, मेरी इमरान खान साहब से 30 अप्रैल की जो मुलाकात थी, मैंने उनसे बिल्कुल ओपन वर्ड्स में ये बात की थी, और मैं अपनी राय जो है जो आपके साथ रखता हूँ वही इमरान खान साहब के सामने रखता हूँ। मैं अपनी राय को ट्विस्ट एंड टर्न करने का आदी नहीं हूँ। मैंने उनसे ये कहा था कि उनकी शख्सियत बहुत रेलेवेंट है, बहुत पावरफुल है और मरकज़ निगाह है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है कि आप कहें कि हज़ारों या लाखों का मजमा इकट्ठा कर ले। उसकी वजह यह है जामी साहब कि जो हमारी लीडरशिप है, बसद एहतराम उनसे, वो मुझसे नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन एक फैक्चुअल बात है कि अली अमीन को तो सब तशन्नो का, तनकीद का निशाना बनाते हैं और इस तरह से गौहर को भी बनाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये दोनों हजरात जो हैं ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को समझते हैं, और तीनों दफ़ा अली अमीन वहाँ पे आए, वर्कर्स आए और अली अमीन और बाकी जो है, जो लीडरशिप वहाँ पे आ नहीं सकी, उनके ऊपर अगर दोबारा आप तजर्बा करके ये कहें कि लोग जो हैं वो तब तक नहीं आएंगे जब तक तमाम मरकज़ी लीडर जो हैं वो अपने अपने हलकों में जाके लोगों को मुतहरक नहीं करेंगे। और मेरी इनसे यही इल्तजा होगी कि आप केपी हाउस से निकलें और केपी प्रोविंस से निकलें, और फिर जो मुश्किलात हमारे कारकुनान फेस कर रहे हैं, जो आलिया हमज़ा फेस कर रही हैं, जो बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो फेस करें, आप भी फेस कीजिए, क्योंकि जब तक आप सामने से फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो कारकुनान शायद नहीं निकलेंगे, क्योंकि 26 नवंबर को काफ़ी कुर्बानियाँ कारकुनान ने दी हैं। कारकुनान इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकलते हैं, लेकिन इस बार उनको सामने आना पड़ेगा, और ये हमारी फाइनल डू और डाई कॉल है। बिल्कुल ठीक, फाइनल डू एंड डाई कॉल। कैदो साबत जो है बड़ी अहम। जनाब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, वापस डॉक्टर आदिल नजम साहब की जानिब भी जाएंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह बनी कि भारत को उस किस्म की सपोर्ट उन्हें नहीं मिल सकी डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जिस किस्म की एंटिसिपेशन की जा रही थी। नाउ फ्रॉम विद इन इंडिया ओपिनियन मेकर्स के ऊपर लिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं उनसे।
वेलकम बैक। आपने CDS जो है इंडिया के अनिल चौहान साहब, उनकी गुफ्तगू शंग्रीला जो सिक्योरिटी डायलॉग था वहाँ देखी, जहाँ वो कन्फेस कर रहे हैं। अब वो गए हुए थे पुणे में, एक सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। उनको भी ख्याल आया कि यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्मों से मुकालमा करना चाहिए। लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पे क्रिकेट की मिसालें दे रहे थे कि अगर किसी टीम को किसी भी तरीके से जीतना है तो इस बारे में कोई सवाल नहीं कि कितनी विकटें गिरी हैं, 8 गिरी हैं, 9 गिरी हैं, एट द एंड इफ़ यू विन तो डजेंट मैटर। वो साबित कर रहे थे कि अगर 5-6 तैयारे गिरे हैं डजेंट मैटर, ठीक कन्फेस कर रहे थे। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको खबर की हद तक मालूमात दी। डॉक्टर साहब को जो मैंने आदम नजम साहब के लिए सवाल छोड़ा था वो यही था, डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि क्या वजह बनी कि बिलखुसूस EU से इंडिया को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी, बल्कि वो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ नाला से दिखाई देते हैं जिसकी उनको तवक्को थी। क्या इसकी वजह इनकी दिफाई तौर पर जो एक्सपोजर हुआ 5-6 तैयारे गिर जाने से, या जो पहलगाम इंसिडेंट को इन्होंने फ्रेम किया उसमें कुछ लैक था? मेरे ख्याल में देखें, इस पे बहुत सारे तज्ज़िये हुए हैं और वो सारे दुरुस्त हैं। जो भारत में कहा गया है वो भी दुरुस्त है, जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है वो भी दुरुस्त है। मैं एक पहलू पे लाना चाहूँगा जिस पे मेरे ख्याल में निस्बतन कम बात हुई है। यकीनन सबसे बड़ी हैरत जो है इस सारी कार्रवाई की भारत के लिए, उनकी मीडिया के लिए भी, उनके सियासतदानों के लिए भी, उनकी हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ी जो सरप्राइज थी वो ये कि उस किस्म की उनको सपोर्ट नहीं मिली, ना उनको बयानात मिले, फिजिकल सपोर्ट मिली, ना उनको वो उनकी ख्वाहिश और उनकी तवक्को ये थी कि ना सिर्फ प्रो इंडिया होगी बाकी दुनिया, यूरोप कह लें, अमेरिका कह लें खुसूसन, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान होगी, और वो नहीं हुआ। और जिस तरफ मैं तवज्जो देना चाहूंगा वो ये कि एक उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड वर नॉट ऑन देयर साइड। कि जो जमीनी हकीकत थी वो मुताबिकत नहीं रखती थी उनके बयान से, और उनका जो ख्याल था कि सिर्फ बयानिया बना लेना, सिर्फ नैरेटिव बना लेना, सिर्फ सोशल मीडिया पे या पॉलिटिकल रेटरिक में आप बोल बोल के, और क्योंकि आपके पास एक बड़ी मार्केट है, आप चीख चीख के एक हकीकत को तब्दील कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता कि दुनिया जो है वो बेवकूफ होती है। अगर खामोश भी रहती है, सुन भी रही होती है, तो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यकीनन हमने देखा है कि क्या नुकसान होता है, पहुंचाया जा सकता है नैरेटिव से, क्या फायदे हो सकते हैं नैरेटिव से। लेकिन यहां हमने लिमिट्स ऑफ नैरेटिव भी देखी कि जब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड डिफरेंट हो, मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई किसी किस्म का प्रूफ फराहम कर देते तो शायद दुनिया का रिएक्शन बहुत फर्क होता है। लेकिन क्योंकि ऐसा सबूत था ही नहीं, बिल्कुल ठीक, और उसके साथ उनका अपना जो प्रीवियस एक्शन था, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रही है ये हुकूमत, वो भी दुनिया देख रही थी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एडेड अप। लेकिन आई हाईलाइट दिस अगेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। और इसमें शायद हमारे लिए भी सबक है। मेरे ख्याल में एक चीज जिसने उनको लेट डाउन किया आलमी सतह पे भी और अब अंदरूनी सतह पे भी, वो उनके सियासतदान और उससे ज्यादा उनका मीडिया था। अच्छा, ये बड़ी अहम नुकता आपने जहां बात खत्म की, ये मैं रजा साहब की खिदमत रख रहा हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट का आज का आर्टिकल सर, उसका पैराग्राफ, हालांकि उन्होंने जो उनकी इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा उसके ऊपर काफी लंबा चौड़ा कमेंट आज छापा हुआ है, लेकिन एक पैराग्राफ रजा साहब मैं आपकी खिदमत पढ़ रहा हूँ। लिखता है वॉशिंगटन पोस्ट, बट वन सीनियर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सेड द मिस इन्फॉर्मेशन प्ले टू इंडियाज एडवांटेज if lower level government sources deliberately spread false claims. It was to take advantage of the information space and create as much confusion as possible because they know the enemy is watching, the official said. यानी ਇਹਦਾ मतलब है कि जानबूझ के तुसी फिर गलत मालूमात फैलाई है। जी बहुत शुक्रिया जामी साहब। आई थिंक ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, बिकॉज आई वाज रीडिंग समवेयर कि कहीं पे ये लिखा हुआ था कि एक उनके जो जनरल है उन्होंने कहा कि हमारा 15 to 20% टाइम जो वेस्ट हुआ वो फॉल्स मीडिया की वजह से वेस्ट हुआ। जो नजम साहब बात कर रहे थे मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, वाई इंडिया कुड नॉट एक्चुअली गेन द सपोर्ट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नंबर 1 तो ये था बिकॉज ऑफ द लाइज जो आपने अभी हाईलाइट किया। दे हैव ऑफिशियली कन्फेस्ड इट। और ये जो उनका मीडिया था, झूठ के पांव जैसे हम कहते नहीं होते, उनका मीडिया, उनके ऑफिशियल्स, दे वर शाउटिंग एट द पिच, हाईएस्ट पिच ऑफ देयर वॉइस। देयर मीडिया हाउसेस वर लाइक अ सर्कस। लगता था कि अभी पता नहीं क्या हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जंग के हो रहे हैं, फॉल्स इमेजेस, फॉल्स डीप फेक जो है वो आ रही थी।
वेरएज़ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, इवन पाकिस्तानी जो टिकटॉकर्स हैं, बच्चे हैं, जो यूथ हमारे फ्रंट लाइन स्पाई थे हमारे मीडिया के, दे वर आल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी गुड, और उन्होंने बड़े लाइटर वे में इसको काउंटर किया, लेकिन कहीं पे भी झूठ नहीं था। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये थी कि झूठ था, नंबर 1 ये। नंबर 2, G7 की स्पोर्ट और बाकी दुनिया की स्पोर्ट में जो फ़र्क आया है, वो है बिकॉज़ ऑफ द इंडियन स्पॉन्सरशिप ऑफ द टेररिज्म। ठीक। हर एक सारा कुछ पसंद कर लेगा, बट कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, बाकी कंट्रीज़ हो गई, दे विल नेवर लाइक कि उनकी जो स्टेट की सॉवरेनिटी है और स्टेट की रेट है, जो उसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनके असैसिन्स जो हैं वो चैलेंज करें और उनकी कंट्री में आके उनके सिटीजन्स को मारें। जो नेक्स्ट चीज़ जो पॉसिबल है वो ये है कि उनके इन हाउस एट्रोसिटीज़ जो हैं against minorities, that includes the Christians, the Muslims, the Sikhs, their own जो लोअर कास्ट है उनका भी एक बहुत बुरा मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर सपोर्ट टू इजराइल। ठीक है रजा साहब, मेरे पास थोड़ी वक्त की थोड़ी किल्लत है, कता कलामी, मैं जरा फैसल साहब को मौका दे दूं। जी लास्ट पॉइंट यही है जो आपने कहा कि उसमें बेसिक रीजन एक ही है कि झूठ के पाँव नहीं होते। जब झूठ पे उन्होंने सारी कासिल खड़े सर पॉइंट टेकन। धड़ाम से फैसल साहब, ये जो खान साहब की फाइनल आया हमारा जल्द ऐलान करने जा रहे हैं, तहरीक खुद पैटर्न इन चीफ भी बन गए, तो अली अमीन गंडापुर साहब को अहम जिम्मेदारी नहीं दी तहरीक की, बल्कि उमर अयूब को दी गई है। मेरी इत्तला तो यह है कि अली अमीन साहब हूँ या बैरिस्टर गौहर हूँ, इस तहरीक या इस एहतजाज से अमली तौर पर फारिग ही हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इनको माइनस करके उमर अयूब साहब को एम्पावर करके? कोई क्या अली अमीन की निस्बत आप ज़्यादा अवाम निकल आएंगे? देखिए सर, बात यह है कि गौर साहब या अली अमीन साहब, गौर साहब को तो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मेरी नज़र में वो किसी भी तौर पे कमतर जिम्मेदारी नहीं है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। लेकिन तहरीक चलाना जो है प्राइमरीली वो सलमान अकरम राजा और उमर अयूब साहब की जिम्मेदारी है, और उस पर वो कैसे आते हैं। देखिए, जब तक मैंने अर्ज़ किया ना कि आपको मरकज़ी लीडर हो, सूबाई लीडर हो या ज़िला सदर के लीडर हो, तब तक अपने अपने हलकों में जाके वो बिल्डअप नहीं करेंगे। देखिए, केपी प्रोविंस में या केपी हाउस में बैठ के ये तहरीक नहीं चल नहीं सकती, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑन ग्राउंड। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि फैसल साहब, इससे पहले होने वाले जो एहतजाज थे उसमें सलमान अकरम राजा साहब कहाँ थे? वो तो सर आप उनसे पूछेंगे ना, मैंने तो नहीं देखा ना उनको, ना वकास को, ना गौहर को, ना अली अमीन को। सारे जो हैं वो मतलब उसको तशन्नो का, तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन 3 दफ़ा आया तो था ना वो। बिल्कुल ठीक। आके बंदे अगर आप वहाँ पे और कारकुनान आए थे और अली अमीन आए थे, या तो वहाँ पे जो आलिया हमजा थी वो हैं, वो तनकीद का निशाना बनाए तो समझ में आता है। बिल्कुल ठीक। आमिर मुगल था, शायद खटक था। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, रजा साहब और फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का। ब्रेक के बाद सना यूसुफ कत्ल केस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बच्ची सना यूसुफ है, नौजवान टिकटॉकर। इसका जिस अंदाज से बेईमाना कत्ल हुआ, फैसलाबाद का उमर हयात मुलजिम, ये भी नौजवान। पूरा मुआशरा इससे हिलकर रह गया है। डिबेट हो रही है कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इस बदबख्त को किस शय ने मजबूर किया कि एक इंसान की जान ले। पुलिस ने गिरफ्तारी की इस शख्स की, फिर ज़ाहिर बात आज अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से कुछ खबरें हैं कि जी वजह क्या बनी, क्या ये बच्ची रिजेक्ट कर रही थी, ये मिलना चाह रहा था, सालगिरह का केक देना चाह रहा था, और व्हाट एल्स। फिर पुलिस ने कैसे इस शख्स को गिरफ्तार किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमने रब्ता किया प्रोग्राम में DIG इस्लामाबाद ऑपरेशंस जनाब मोहम्मद जवाद तारिक साहब से। तारिक साहब, जवाद साहब बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़या जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बताएं, ये कुछ आज इत्तलात मिली कि ये कोई सालगिरह के तहाइफ और केक लेकर इस बच्ची से मिलना चाह रहा था। 2 जून को दोबारा मिलने की कोशिश की, सुबह 5 बजे उसके घर के करीब पहुँच गया, कई घंटे इंतज़ार किया, बच्ची ने इनकार किया मिलने से, और फिर उसने कहा आज अपने बयान में कि जी मुझे इस बात का रंज था जिस पे मैंने कत्ल किया। इज़ इट ट्रू? क्या कहती हैं आपकी इन्वेस्टिगेशंस? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बताया, ये इस वाक़े से चंद दिन कबल सना का बर्थडे था, जिसके ऊपर ये लड़का फैसलाबाद से मिलने के लिए आया, और उसने कहा जी मैं मिलना भी चाहता हूँ और मैं आपको बर्थडे विश भी करना चाहता हूँ और गिफ्ट्स देना चाहता हूँ।
जिसके ऊपर उसने इनकार किया, वो नहीं मिली। उसके बाद ये वहां से चला जाता है वापस फैसलाबाद। फिर जिस दिन ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है 2 जून को, उस दिन ये दोबारा फिर आता है और एग्जैक्टली इसी तरह ये वहां घर के बाहर उसने कुछ देर वेट किया और उसके बाद ये जो है अंदर जाके इसने ये एक्ट कमिट किया। ये जब वाकया पेश आया, इस्लामाबाद पुलिस को कैसे इत्तला मिली? जी, हमें जो है वाकये की इत्तला 15 के थ्रू जो है वो इमरजेंसी कॉल सेंटर के ऊपर इत्तला मिली थी और फौरी तौर पे फिर उसके ऊपर हमारी जो टीम्स हैं थाने की भी और बाकी सब ने, फोरेंसिक टीम, ये टीम, उन्होंने फिर उस वक्त ये बच्ची का वालिद घर में नहीं था, ना उसका भाई, बल्कि शायद उसकी वालदा और कोई पुप्पी थी वहां पे। ये बिल्कुल इसी तरह है। बाकी फैमिली में मेल मेंबर्स नहीं थे, खवातीन थी। उनसे गुफ्तगू आपकी हुई, उनका क्या बयान है इस हवाले से? वो यही बताती हैं कि जी ये जब अंदर एंटर हुआ है तो इनकी आपस में कोई बात भी हुई है और फिर कुछ आर्गुमेंट हुए हैं जिसके ऊपर वो थोड़ा फ्लेयर अप हो गया और उसके बाद फिर उसने शूट किया था। इस वाकये के बाद ये लड़का फैसलाबाद चला गया, फिर इसकी अरेस्ट कैसे होती है? अरेस्ट जी इस तरह हुई कि इसके ऊपर फिर हमने पूरी पहले वर्किंग, हमारी जितनी मल्टीपल टीम्स हैं, जो हमारी डिजिटल सर्विलेंस साइट को देखने वाले, जिसमें हमारा सेफ सिटी है और बाकी जितने अदर कैमरास लगे होते हैं गली मोहल्लों में, दुकानों के ऊपर, उनके ऊपर हमने मल्टीपल टीम्स लगा दी इसको ट्रैक डाउन करने के लिए, इसका एस्केप रूट ट्रैक करने के लिए। और मीनवाइल हमने जो सना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको भी एक्सेस किया, उनके थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स ढूंढने की कोशिश की कि जिनके साथ वो राब्ते में रही हो। तो उसमें से हमने काफ़ी सारे लोग जो सस्पेक्ट्स थे वो फिल्टर आउट किए। इवेंचुअली जब इस लड़के का हमें पता चलता है कि इसकी कुछ मुशाबियत है जो कैमराज में नज़र आने वाला सस्पेक्ट है उसके साथ, तो फिर इसके ऊपर हमने वर्किंग की, तो तब जाके हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तो तब इसका पता चलता है और इसको फिर हम जो है इसके पीछे फौरी तौर पे फैसलाबाद हमने फिर अपनी टीम्स जो हैं वो डिस्पैच की और वहां से फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हमने इसको वहां से अरेस्ट किया। जवाब साहब, आप चूंकि डीआईजी ऑपरेशंस भी हैं, आपकी पुलिस ने ऐसे कई वाकयात को इन्वेस्टिगेट भी किया होगा, इस वाकये को लेकर के सोशल मीडिया पे नाकाबिले फ़हम हद तक साजिशी थीरियाँ भी जन्म ले रही हैं, नाकाबिले फ़हम हद तक ऐसे मफरूज़े भी जन्म ले रहे हैं जिनका शायद हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। ऐसे केसेस आपने डील किए होंगे। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ अपने देखने वालों के लिए कि अब तक की जो इस्लामाबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके 2-3 बुनियादी फीचर्स हैं क्या इस केस को लेकर के? हुआ क्या? व्हाट लेड दिस जेंटलमैन, ये बल्कि बदबख्त से मैं कहूँगा कि इसने कत्ल किया, और उस बच्ची के हवाले से आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? इसमें जी अभी बहुत सारी जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है वो तो उसमें अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा जब बंदे का हमें रिमांड मिलेगा उस स्टेज पे जाके। लेकिन अभी तक की जो इनिशियल फाइंडिंग्स है वो बेसिकली यही है कि ये केस ऑफ एक रिपीटेड रिजेक्शन है कि लड़की के साथ इसकी एक दफ़ा मुलाकात ना हो सकी और फिर वो दूसरी दफ़ा भी मिलने के लिए आया और उस वक्त तक उसने ये माइंड बना लिया था कि जो उसकी सॉर्ट ऑफ ईगो हर्ट हुई है उसके ऊपर वो उसको एक किस्म का अवेंज करेगा। तो अभी तक की जो फाइंडिंग है वो हमारी इतनी ही है कि जी ये केस ऑफ रिपीटेड रिडक्शन था और एक ईगो प्रॉब्लम बन गया था इस कल्प्रिट के लिए। क्योंकि अब आपको मॉडर्न डेज में जो डिजिटल एरिना है उससे जुड़े केसेस भी डील करने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास अलग सेल भी है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को या ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं या दीगर ऐप्स यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रमोशन, फॉर देयर ओन माइलेज, जो भी उनके मकासद होते हैं, तजवीज़ क्या करेंगे कि कौन सी ऐसे मेयर्स हैं जो इन्हें लेने चाहिए टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स? जी इसमें हमारी तो रिकमेंडेशन यही है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, लड़के लड़कियों को बिल्कुल सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी अच्छा कंटेंट वो क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेफ्टी का, जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसका भी एक ज़रूर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कहीं पर भी वो किसी से थ्रेटन्ड फील करें, कोई बंदा उन्हें इंटिमिडेट करता हुआ फील हो या कोई स्टॉक करता हुआ फील हो, जहाँ पे भी इस तरह के कोई रेड फ्लैग्स आए तो उसको उनको डिटेक्ट करना भी आना चाहिए है
और उसको फौरी तौर पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर लेना चाहिए, क्लोज वंस के साथ, दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ स्पेशली, ताकि वो कोई डिसीजन उस बारे में ले सकें। चूंकि यंगस्टर्स जो हैं, लाइक जिस एज में ये बच्ची थी, अब जरूरी नहीं है कि उसकी जजमेंट ज्यादा बेहतर होती, मगर वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ टाइमली शेयर कर लेती और वो उस चीज को असेस कर लेते, इस थ्रेट को, तो वो टाइमली अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर लेते या साइबर क्राइम एजेंसी को इन्फॉर्म कर देते, तो ये चीज जो है वो टाइमली प्रिवेंट भी हो सकती थी। इस तरह के इंसिडेंट बिल्कुल प्रिवेंट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद जवाद तारिक हमसे रहते हैं। हमारा तो इसमें एक ही पैगाम है, और वो ये कि ये फतवा साजी की इस तरह की जो कोशिशें होती हैं उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। मुल्क में एक आइन है, कानून है, यहाँ हम सब मुसलमान बसते हैं मेजॉरिटी में, हमें अपने दीन के तकद्दुस का, हुर्मत का सबको इल्म है। लेकिन ये जो हम जजमेंट कायम करते हैं किसी शख्स के बारे में, और उसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे बदबख्तों को भी मैंने देखा जो इस कत्ल की भी हिमायत कर रहे हैं, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनिशियल फाइंडिंग्स दी हैं, बताया जा रहा है कि ये रिजेक्शन का मामला है। ऐसे अनासर की हौसला शिकनी ज़रूरी है। अगर आप इस बच्ची की टिकटॉक पे प्रोफाइल पे भी जाएं, तो मुझे तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिला जहां कोई गैर कानूनी, गैर आइनी काम हो रहा। ये मुआशरे के ऊपर एक दाग होते हैं ऐसे वाक़यात। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि नौजवान जो बच्चे बच्ची हैं वो अपने पेरेंट्स हों या अपने असातिज़ा हों, उनसे बाकायदा आगाही और उनके साथ बाकायदा ऐसे मामलात को शेयर करें, क्योंकि कम उम्री में जज्बात में आकर बहक कर कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।